Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। खैर, हम लोग आज फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एम कर रहे हैं, आप में से जितने भी विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने में आपको तकलीफ हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अप टू डेट इनफैक्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के रूप में आपके साथ जुड़ रहा है और आपके लिए अनअकैडमी ही ऑर्गेनाइज कर रहा है समिट 2.0। ये समिट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को कैसे की जाए, किस तरह से उसके अंदर से अलग अलग अप्रोचेस को डेवलप किया जा सकता है, उसमें आपको हेल्प करेगा। 20 और 21 फरवरी के दिन टोटल 70 से ज्यादा आइकॉनिक स्पीकर्स, पब्लिक पर्सनालिटीज, सिविल सर्विसेज, एक्स सिविल सर्वेंट्स, इंक्लूडिंग यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन, जितने पब्लिक लाइफ के एक्सपर्ट्स आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम एजुकेटर के रूप में भी आपके साथ जुड़ेंगे, जहां आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, वो भी हम आपको वहां पे सॉल्व कराएंगे। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी समिट 2.0 के अंदर। ये समिट फ्री है, इसके अंदर कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं। यू आर जस्ट सपोज टू ज्वाइन इट बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कैलाश सत्यार्थी जी आने वाले हैं, दीपक गुप्ता सर आने वाले हैं, यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि व्हाट यूपीएससी एक्चुअली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ स्टूडेंट। आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज। आपके सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, पब्लिक लाइफ के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, फ्रैंक परेरा जी आ रहे हैं। इन फैक्ट ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द पब्लिक लाइफ एंड एज अ मीडिया पर्सनैलिटी एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें हमको इन सब के जो आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस है उसके द्वारा आपको मिलेगी। इनफैक्ट हम एजुकेटर के रूप में भी आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे भी इंडिविजुअल क्यूरेटेड सेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको कहूँगा कि आप फिर से हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी समिट 2.0। ये फ्री समिट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। ये हमारी तरफ से आप लोग के साथ एक कनेक्शन बनाने की एक आप कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम आपको गाइड कर सकेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए या अगले साल के लिए भी आप कभी भी तैयारी कर रहे हो। मेरा सेशन है 20 फरवरी को 3 बजे 3 PM आई विल बी टेकिंग अ लाइव सेशन विथ वन मोर एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी, आरती छावरी जी। उनके साथ मेरा जॉइंट सेशन रहेगा, आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगी। प्लीज आप ज्वाइन करिएगा, हम लोग को काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ नॉट टू प्रिपेयर। खैर, हम लोग चलते हैं 20 और 21 फरवरी जरूर से। और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आपको फिर से कह देता हूं कि आप ये अनलॉक कोड को यूज कर सकते हैं, PN लाइव। ये PN लाइव यूज करके आप यहाँ पे आपकी समिट मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर पाओगे। आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है, खाली और खाली आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और सेशंस के अंदर क्लिक कर देना है। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म के बारे में। बट मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म जो है वो रातों रात नहीं है, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा आप में से जो जो विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी प्लस का, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको काफ़ी इंटीग्रेटेड और बहुत ही गाइडेड तैयारी हो पाएगी। जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट्स है वो सब कवर करा दिए जाएंगे। पूरा का पूरा हिस्ट्री मैं कवर कराऊंगा। आई विल बी कवरिंग द होल ऑफ द हिस्ट्री, वो चाहे मॉडर्न हो, मिडिवल हो, एंशिएंट हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो या आर्ट एंड कल्चर हो। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड बाय मी। तो आपको उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस इन अ वेरी लाइव वे और रिकॉर्डेड भी देख पाओगे, डाउट सॉल्विंग भी हो पाएंगे, आंसर राइटिंग भी हो पाएंगे, सब कुछ यहाँ पे हो पाएगा, है ना। तो आप जरूर से जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये डिस्काउंट कोड यूज करिएगा PN लाइव। यही कोड के साथ आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड, है ना। इसके साथ साथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आप अनअकैडमी के अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी दी जाएगी। ये कोच आपको पर्सनली गाइड करेंगे, आपको आंसर राइटिंग से लेके डे टू डे प्रैक्टिसेस के अंदर भी मदद रूप हो जाएंगे। तो उनके भी सेशन आप अटेंड कर पाओगे। जीएस और ऑप्शनल कंबाइंड का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो भी आपके लिए फायदेकारक होगा। इसके साथ साथ 18 से मतलब यानी कि आज से आपकी बहुत सारी बैचेस शुरू हो रही है, बायलिंगुअल इंग्लिश, हिंदी, एनसीईआरटी के लिए फाउंडेशन, वो भी अटेंड करिए। साथों साथ अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज चलते हैं, उसी में से अनअकैडमी कॉम्बैट चलता है। अनअकैडमी कॉम्बैट इनफैक्ट अगर आपको जानकारी होगी तो ये लाइव क्विज शो होता है, जहां पे आप क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करोगे और अगर आपने अच्छा रैंक लाया
तो यू विल ऑल्सो गेट रिवॉर्ड्स, जहां पे आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा, तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे थे पिछले क्लास के अंदर, और मैं आपको बता रहा था कि नेशनलिज्म जो है ये किस तरह से डेवलप हुआ। हमने पिछले क्लास के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। चलिए, तो फिर से हम लोग व्हाइट बोर्ड की टेक्निक के ऊपर चले जाते हैं, या पहले मैं आपको खाली और खाली इसकी टाइमलाइन का कंसेप्ट समझा देता हूं। हमने जब पढ़ना शुरू किया था, तो ऐसे तो हमने शुरू किया था 1915 से, जब से गांधी जी आए और गांधी का आगमन हुआ, तब से इंडियन नेशनलिज्म किस तरह से आगे चलती है मैंने आपको ये बताया था। और गांधी जी ने ही चंपारण के अंदर सत्याग्रह कराया, अगर आपको याद होगा। चंपारण के बाद हम लोग देखेंगे कि अहमदाबाद के अंदर भी गांधी जी सत्याग्रह कराएंगे, और अहमदाबाद के बाद गांधी जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खेड़ा के अंदर भी सत्याग्रह कराएंगे साहब, है ना। तो ये तीनों के तीनों सत्याग्रह आपको पता ही होंगे। उसके बाद गांधी जी ने और भी सत्याग्रह कराए साहब। 1918-19 तक आते आते पीजेंट मूवमेंट एक्टिवेट होता है, और इसके लिए हमने बाबा रामचंद्र की स्टोरी पिछले क्लास के अंदर पढ़ी थी कि उन्होंने कैसे अवध किसान सभा की तरफ लोगों को लेके गए। या 1919 के अंदर रॉलेट का जो कानून आता है, जिसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ, और उसी के ही आउटकम के रूप में जालियांवाला मैसेकर भी हुआ, जहां बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हत्याकांड के द्वारा बहुत लोगों को मार दिया गया। मोर देन 1500 पीपल वर किल्ड। इनफैक्ट जालियांवाला जो हत्याकांड होता है, उसी के इंक्वायरी के लिए एक हंटर कमेटी की स्थापना की जाती है। हंटर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं उसको साहब, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत के इशू को लॉन्च किया। 1922 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन को स्टॉप किया गया, क्योंकि बेसिकली चौरी चौरा के द्वारा जब वो हिंसा की घटना हुई तो गांधी को ठीक नहीं लगा। 1924 तक आते आते अलूरी सीताराम राजू इनफैक्ट 2 साल के लिए बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे रंपा रिबेलियन। और पिछले क्लास में मैं आपको रंपा रिबेलियन के बारे में समझा चुका हूं। 1929 तक आते थे लाहौर के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए पूरा का पूरा भारत की आजादी का आंदोलन एक नए दौर में लेके गए, और कहा कि अब हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए कांग्रेस फाइट कर रही थी, तभी अंबेडकर जी इनफैक्ट डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, और कहते हैं कि हम हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए पॉलिटिकल राइट सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन सिक्योर करना चाहते हैं, और इसके लिए हम कांग्रेस के साथ जो आंदोलन हो रहा है उसमें समर्थन नहीं करते हैं। दिस बिकम द रीजंस कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर गांधी जी शुरू करेंगे, और बेसिकली गांधी जी इनफैक्ट 1930 और मार्च के 1930 तक आते आते दांडी के अंदर जाके जब नमक का कानून तोड़ते हैं, तो काफी लोग इसमें भागीदार भी नहीं बनेंगे। खैर, जो भी होता है, 1931 तक आते आते गांधी जी यहाँ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस का ही इशू था। आखिर के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 के अंदर रीलॉन्च किया गया। इसका सीक्वेंस लॉन्च किया गया। हम लोग कह सकते हैं कि देयर वाज अ सीक्वेंस व्हिच वाज लॉन्च्ड अगेन इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2.0। पर इसका आउटकम हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था। इसका आउटकम ये रहता है कि यहाँ जो कंडीशन क्रिएट हुई थी, ये जो परिस्थिति का जन्म हुआ था, वो कंडीशन को देख के हमको एक चीज क्लियर कट समझ में आ गई कि सीडीएम नहीं चल पाएगा, और सीडीएम की वीकनेसेस थी। हमने पिछले क्लास में आपको सीडीएम की वीकनेसेस के बारे में बताया था, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस हमने कैसे देखी थी, तो मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सोशल बेस के बारे में बताया था, और आपको बताने की कोशिश की थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और वो क्यों इंटेंशन से पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। चलिए, वापस मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके यहाँ पे जो नमक का सत्याग्रह हुआ, वो नमक सत्याग्रह में सब लोग अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे मैं कहूंगा कि आपके यहाँ पे पीजेंट्स हुआ करते थे, वो लोग ने पार्टिसिपेट करने का अपना रीजन था। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो जमींदार से जो अमीर पीजेंट्स हम लोग कह सकते हैं, इनके पार्टिसिपेंट्स करने के पीछे एक अपना रीजन था। ये लोग भागीदार बन रहे थे, जहां इनको लग रहा था कि भाई ये कुछ ना कुछ अपना लाभ निकालेंगे साहब, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो बिजनेस क्लास था, ये बिजनेस क्लास भी इनफैक्ट पार्टिसिपेट हो रहा है, और उसके भी अपने रीजंस हुआ करते थे। हमने ये भी देखा कि वर्कर्स जो थे, ये वर्कर लोग भी बेसिकली हमको पता चलता है कि पार्टिसिपेट करेंगे, बट दे वर आल्सो हैविंग देयर ओन रीजंस बिहाइंड दैट, साहब गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे, ये डिप्रेस क्लास के लोग भी इनफैक्ट यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, उसके पीछे उनके खुद के कैलकुलेशन से, साहब गेटिंग माय पॉइंट, है ना। डिप्रेस क्लास की कहानी ये चलती है कि मैंने आपको अंबेडकर जी के बारे में बताया, और ज्यादातर लोगों को अपने लीडर अंबेडकर के ऊपर ज्यादा भरोसा था, इसके लिए वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वर्कर्स की कहानी ये है कि वर्कर्स को ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है ये बुर्जुआ की पार्टी है साहब, और कांग्रेस एक ऐसी दल है जो बेसिकली किसकी साथ कर रही है, कांग्रेस बेसिकली बिजनेस क्लास की ज्यादा मदद करेगी और हमारी मदद नहीं करेगी, साहब गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ये इशू हो रहा है। बिजनेस क्लास को ये लग रहा था कि कांग्रेस बेसिकली वर्कर को ही फेवर कर रही है और हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है, साहब गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये भी नाराज हो जाते हैं। रिच पीजेंट्स के लिए मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि उनको जो रेवेन्यू के अंदर कम होना था वो नहीं हो पाया। ऊपर से आप टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, जिनको उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी,
क्योंकि जो अमीर पीजेंट्स थे इनका मानना था कि भाई हमारा अधिकार जमीनों के ऊपर होना चाहिए। गरीब किसान तो बेचारा तब भी नाराज था, आज भी नाराज है, उनकी तो कंडीशन सुधरी नहीं होती है साहब। ये सब कंडीशन में जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका सोशल बेस का बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ। ये इशू के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर देखा कि सोशल बेस में गांधी जी ने वुमेन को भी कहा कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, पर हमको पता चलता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखेगा, बिकॉज दे हैड मोर ऑफ अ सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन, तो कोई ज्यादा लोग नहीं आ पाए। अब आखिर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी तरह से कमजोर होता है, टूटता है, उसके पीछे का कारण है आपके यहाँ पे माइनॉरिटी। और ये जो माइनॉरिटी है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी इनफैक्ट हमको पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी साहब। आप देखिए कि खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 के अंदर, आपको याद होगा साहब, 1920 के अंदर साहब, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट होता है, इस समय के दौरान मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा साहब, ठीक है। इस समय में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा। अब why the Muslim participation will increase in this period? The reason why the Muslim participation will increase in this period, because the Muslim participation, I would say, believed that the idea of खिलाफत, ये जो खिलाफत का पूरा पूरा जो विचार है वो उनके साथ एक धार्मिक मुद्दा था साहब, समझे आप लोग, ठीक है। पर 1930 तक आते आते यही मुस्लिम पॉपुलेशन को कोई ऐसा रिलीजियस इशू तो जॉइंट अप नहीं कर पा रहा था जहां ये लोग जुड़ पाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर अब हम लोग यहाँ से सबसे आखिर के टॉपिक के ऊपर चल जाते हैं कि ये जो मूवमेंट स्टॉप हुआ, ये जो मूवमेंट का पूरी हवा निकल गई, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन ना होना साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और सिविल डिसोबीडियंस का नॉन इंक्लूसिव होना। नॉन इंक्लूसिव होने का मतलब क्या है साहब, आप समझने की कोशिश करिए कि उसमें इंक्लूसिविटी की कमी होनी साहब, नॉन इंक्लूसिव होना साहब, जहां पे हमको पता चलता है कि जिस प्रकार से लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जहां भारत के अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल उनको ट्रस्ट करने चाहिए, वो यहां पे हमको नहीं मिल रहा था। एंड दिस बिकम द बेसिस बिहाइंड द लॉन्ग टर्म फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशियली तो बहुत अच्छे से चलता है, पर लेटर ऑन टाइम्स में इनफैक्ट खड्डे में जाने की शुरुआत करेगा। अब थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत मुस्लिम पॉपुलेशन है वो किस तरह से नेशनल मूवमेंट में इंटीग्रेट होती है, और मुस्लिम पॉपुलेशन है बेसिकली धीरे 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 करके किस तरह से नेशनल मूवमेंट से बाहर चली जाएगी। अब थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहूंगा, कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, डोंट वरी अबाउट दैट। एज अ टीचर मेरी ड्यूटी होती है कि मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ा दूं साहब, ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्बेटिम एनसीईआरटी नहीं कर रहे। आप में से काफी सारे बच्चों को यह प्रश्न होता होगा कि सर एनसीईआरटी इतनी लंबी क्यों चल रही है बेटा, तो उनको बता देता हूँ, भले इसका टाइटल एनसीईआरटी दिया है, बट आई एम टीचिंग यू इन वेरी मच डेप्थ, ठीक है। जो एनालिसिस आपको चाहिए होता है यूपीएससी में, वो एनालिसिस ही करवा रहा हूँ, है ना। और मैं इनफैक्ट मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाता हूँ, प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनको एनालिसिस के अंदर ही ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें क्या होती है कि आपको लगता है कि खाली तथ्य है, पर तथ्य के पीछे एक तर्क होता है। कोई भी फैक्ट होती है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक रीजनिंग होता है कि ऐसा क्यों हुआ साहब, है ना। जब तक आप ये उसके पीछे के तथ्य को नहीं देखोगे, टिल द टाइम यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड दैट, तो आपको लगेगा कि सब हवा में बातें हो रही है, ये फैक्ट कहीं से आपके चिपका दी गई है और यही सच्चाई है। सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई वो है कि हम जो पढ़ रहे हैं साहब वो बेसिकली किस तरह से चलता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब मैं आपको थोड़ा बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में बात करता हूँ कि व्हाई द मुस्लिम्स, चलिए ठीक है ना, एक आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से भी समझाता रहूंगा। पेन बदल देते हैं हम लोग, लेट अस चेंज द प्लान साहब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको यहाँ से ये आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई द मुस्लिम्स साहब, है ना, व्हाई द मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम माइनॉरिटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस साहब, ठीक है ना, पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूं। अब भारत के अंदर आप समझने की कोशिश करिए कि मुस्लिम पॉलिटिक्स की शुरुआत कब होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हम लोग जब बात करेंगे तो मुस्लिम राइट्स की बात जब हम लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों को अधिकार मिलना चाहिए, इसकी बात समवेयर इन द 1880s बनने की शुरुआत हुई थी साहब। और जब आप देखोगे तो ये 1880s के अंदर आपको अलीगढ़ मूवमेंट की फाउंडेशन दिखेगी। ये अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर बेसिकली मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और मुसलमानों को राजकीय रूप से, मुसलमानों को बेसिकली शैक्षणिक रूप से, मुसलमानों को बेसिकली आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली आगे आना चाहिए। उसके लिए सैयद अहमद खान ने प्रयत्न किए, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ के द्वारा एक नया डायमेंशन देने की कोशिश की। अब होता यह है कि जब हम लोग मुस्लिम राइट्स की बात करेंगे, यही मुस्लिम राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी बन के आई। आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा साहब, है ना।
तो ये जो मुस्लिम लीग नामक पार्टी जो है ये 1906 के अंदर बनती है ढाका के अंदर। यू माइट बी अवेयर, ढाका वाज अ प्लेस जब बंगाल का बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर सेंटर हुआ करता था। पहले जब बंगाल के अंदर नवाब हुआ करते थे तो दे यूज्ड टू रूल फ्रॉम ढाका, मुर्शिदाबाद, ये सब जगह के ऊपर इनका प्राधान्य हुआ करता था। अब ये जो मुस्लिम लीग है बेसिकली जो ढाका के अंदर उभर के आती है, ये जो पार्टी बन के आई है, इसने कहा कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वी शुड हैव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की है बेसिकली मुस्लिम लीग ने, यहाँ के कारण बेसिकली 1909 के अंदर हमको पता चलता है कि जब आपके यहाँ पे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स होने की शुरुआत हुई, कौन सा रिफॉर्म्स? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स होने की शुरुआत होती है, तो इसका परिणाम क्या आया? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट? इसका आउटकम ये आता है कि 1909 तक आते आते, बाय द ईयर 1909 we come to know that the Muslim minority will be given some kind of communal representation। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया गया? धर्म के आधार के ऊपर दिया गया। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि इनको ही 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर इसका कंसेप्ट बताया था। और ये कंसेप्ट क्या था साहब? कि मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होगी साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और जो वोटर होंगे वो भी खाली और खाली कौन होंगे साहब? मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग मिलेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सीट भी रिजर्व है, वोटर्स भी रिजर्व है। इस प्रकार से बेसिकली 1909 के अंदर ये घटना हुई। अब इसके कारण क्या हुआ कि मुसलमानों की एक अलग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्रिएट हो गई साहब। तो 1909 ऑनवर्ड से यहां से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई, जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में आप समझने की कोशिश करोगे तो मुसलमान समाज के कुछ कुछ लीडर्स थे जो अंग्रेजों के मित्र भी हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस को कमजोर दिखाने के लिए ये सब पूरी की पूरी डिमांड की और उसके द्वारा अब राजकीय व्यवस्था बदल जाएगी। अब कांग्रेस जो है ना 1909 से लेके 1916 तक का पीरियड देखोगे, 1909 से लेके 1916 तक का पीरियड करोगे, इस पीरियड के दौरान कांग्रेस ने हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया है। कांग्रेस नेवर सेड कि वी आर एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स साहब, ठीक है। कांग्रेस हमेशा यही कहती थी कि भाई ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नाम की विचार है, उसके साथ हमको कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स साहब, ठीक है। कांग्रेस इनफैक्ट इसका स्वागत करती है। कांग्रेस इनफैक्ट 1916 के अंदर पता चलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करती है। और एक्सेप्ट कब करेगी? तो यहाँ पे लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में करार होता है, जिसके हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट साहब। ये याद रखिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट पैक्ट है। ये पैक्ट के द्वारा आपके यहाँ पे जो राज्य व्यवस्था है पूरी तरह से बदल जाएगी साहब, ठीक है। और इसी के बाद हुआ ये कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 1920 के दौरान जब आंदोलन हुआ, खास करके 1920s के अंदर खिलाफत का मूवमेंट जब हुआ, तो खिलाफत का मूवमेंट उन्हीं का ही मुद्दा था साहब, क्योंकि वो तो भारत के साथ लेना देना नहीं था। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वो जो टर्की के राजा श्री हुआ करते थे खलीफा, उनको हटाने के बाद इनफैक्ट पूरे के पूरे मुसलमान समाज के लोग थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे साहब, है ना। तो व्हाट डू वी सी कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने की शुरुआत भी करती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। थोड़ा बहुत हमको पता चलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने जो डिफरेंसेस थे वो दोनों के दोनों भूल जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम लोग है ना एक साथ आंदोलन करेंगे और ब्रिटिश सरकार को कैसे भी करके काबू में लेने की बात करेंगे साहब। 1920 के बाद करीबन 1924 तक आते आते हमको ये पता चलता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, मुस्लिम पॉलिटिक्स के जो लीडर्स थे वो कांग्रेस से नाराज हो गए। अब ये क्यों नाराज हुए थे? व्हाई द मुस्लिम लीडर्स वर नॉट हैप्पी विद द कांग्रेस बाय 1924? उनका एक रीजन था कि आपने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सडन विड्रॉ किया है। सडन विड्रॉ का मतलब क्या है कि गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से बेसिकली यहाँ पे आपने नेशनल मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। उससे काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स खफा थे साहब, काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स नाराज हुआ करते थे। ऊपर से ये होता है कि ये वो पीरियड है, दिस इज दैट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री जहाँ 1920s के अंदर हमको ये भी पता चल रहा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो मुख्य मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा, ये खिलाफत का मुद्दा टर्की के अंदर से ही गायब हो गया था। दिस इश्यू ऑफ खिलाफत विच वॉज बेस्ड इन टर्की वॉज फॉरगोटन। फॉरगोटन का मतलब है लोग भूल गए थे, हालात बदल गए थे, जज्बात बदल गए थे, ऐसी कंडीशन हो गई है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सिचुएशन इतनी रफ हो रही है, द सिचुएशन इज गेटिंग सो मच रफ दैट 1924 तक आते आते मुस्लिम पॉपुलेशन अलग हो रही है। अब आप समझने की कोशिश करोगे तो 1924 के बाद 1924 के बाद क्या हुआ साहब मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए साहब, ठीक है। बाय द ईयर 1924, 25, 26 की हम लोग बात करेंगे। इस पीरियड के दौरान हमको पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में हुए साहब, है ना। सो वी सी इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री देयर वाज हिंदू मुस्लिम राइट्स। अब जितने हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे उससे क्या होगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो आपकी जो मुस्लिम लीग नाम की पार्टी है
ये मुस्लिम लीग ने इसके लिए ब्लेम किसको किया? इसके लिए ब्लेम किया कि देखो भारत की जो मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी हमको जीने नहीं दे रही है, ये मेजोरिटी हमको परेशान कर रही है। खैर कभी कभी इसका उल्टा भी हुआ करता था, क्योंकि राइटिंग बेसिकली दो हाथ से होता है, एक हाथ से तो होता नहीं है। पर जो भी पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, मुस्लिम लीग जो थी इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो इसके ऊपर क्या करेगी साहब? पॉलिटिक्स करेगी साहब, कि भाई देखो दंगों की राजनीति करने की इन लोगों ने शुरुआत कर दी। तो इससे कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन को ये लग रहा था कि मुस्लिम लीग हमारी नेता है, मुस्लिम लीग हमारे लिए ही काम कर रही है। तो मुस्लिम लीग धीरे 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 मुसलमानों को अपना एक वो है ना कि क्या कहती है, जागीर समझ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए बेसिकली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हमको ही समर्थित है, ये हमको ही सपोर्ट करेंगे, ये कोई और पार्टी पक्ष को किसी और को मदद नहीं करेंगे और ये हमारे साथ ही रहेंगे थ्रू आउट द टाइम। साहब गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये तो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो पूरा खेल चलता है, मुस्लिम माइनॉरिटी को मुस्लिम लीग अपने तरफ लेके जाती है, उसके पीछे का आपको ये डायमेंशन दिखेगा 1926 तक आते आते। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस आखिर में फिर से 1928 के अंदर इकट्ठे होते हैं, जब भारत के अंदर एंटी साइमन मूवमेंट की शुरुआत हुई। किसकी मूवमेंट? एंटी साइमन मूवमेंट। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास के अंदर साइमन मूवमेंट के बारे में बताया था, साइमन का भारत के अंदर आगमन, और पूरे भारत के लोगों ने हाय रे साइमन हाय हाय करके उसका विरोध किया था। तो जब एंटी साइमन मूवमेंट होता है तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। ये नेहरू कमेटी के अंदर बेसिकली ऑल पार्टी के मेंबर्स हुआ करते थे। इसके अंदर कांग्रेस के भी सदस्य थे, इसके अंदर तो मुस्लिम लीग के भी सदस्य हुआ करते थे, इनमें से और भी दूसरे पार्टी के आपको सदस्य लोग भी मिल जाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये जो ऑल पार्टी मेंबर्स हुआ करते थे अंडर द एंटी साइमन मूवमेंट, ये जो पूरा का पूरा एंटी साइमन मूवमेंट हो रहा है, इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य हुआ करते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि जिन्ना 1929 तक आते आते 1929 तक आते आते ये जो नेहरू कमेटी का जो रिपोर्ट होता है उससे काफ़ी खफा हो गए थे, काफ़ी नाराज़ हो गए थे। अब ऐसा क्या था साहब? ठीक है, क्योंकि नेहरू कमेटी ने पहली बार भारत का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, ये रिपोर्ट के अंदर इंडिया के अंदर सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात की गई और कहते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था सेक्युलर होगी, इंक्लूडिंग इसने है ना जनरल इलेक्टोरेट्स की बात की थी और कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स रद्द कर दिए जाएंगे साहब, है ना? तो जिन्ना इससे काफ़ी नाराज थे, जिन्ना को लग रहा था कि इसमें मुसलमानों की हितों की बात नहीं की गई है, मुसलमानों की इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। इनफैक्ट नेहरू कमेटी ने फेडरल पॉलिटी की जगह अगर आप देखोगे तो यूनिटरी पॉलिटी की बात की थी, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और जिन्ना इससे काफ़ी सारे नाराज थे। तो 1929 के अंदर जिन्ना जो है, जिन्ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1929 में अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। 14 पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो बेसिकली अपना एक नया आयाम निकालेंगे जहां वो बताएंगे कि हम मुसलमानों के लिए क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन साहब। ठीक है ना? तो 1929 तक आते आते व्हेन जिन्ना विल बी कमिंग अप विद हिज 14 पॉइंट्स, वो अपने 14 पॉइंट्स की बेसिकली बात करेंगे। तो उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन एक अलग ही डायमेंशन में चलती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज द रीजन कि जब 1929 के दिसंबर के अंदर, याद रखिएगा 1929 के अंदर दिसंबर के अंदर पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए कांग्रेस ने बेसिकली नारा दिया कि हमको पूरे भारत में आंदोलन करना है, हम इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करेंगे। तो इसमें आप देखोगे तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपका कम जा रहा है, मुस्लिम पार्टिसिपेशन इज गेटिंग रॉन्ग साहब, या इट इज गेटिंग डिक्लेयर्ड साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जब जनवरी 1930 का पीरियड आया, जनवरी 1930 के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने, अगर आपको याद होगा, वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा था। ये लेटर के अंदर गांधी जी ने 11 पॉइंट्स की बात की थी। देयर वाज 11 पॉइंट्स डिमांड विच वाज रेज्ड बाय गांधी। इसके अंदर पीजन स्पेसिफिक ये सब पॉइंट्स, पर यहाँ पे भी मुसलमानों का कोई प्रतिभाव नहीं आता, उनको लग रहा है कि हमारे लिए आंदोलन ही नहीं है साहब। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मार्च 1930 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद से चलते हैं, गांधी विल बी लिविंग फ्रॉम अहमदाबाद साहब, ठीक है ना? और उसके बाद अप्रैल 1930 के अंदर गांधी जी बेसिकली यहाँ पे पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे? दांडी नाम की जगह के अंदर साहब। उसके बाद भी हमको पता चलता है कि जब पूरे भारत में मूवमेंट हो रहा था, पूरे भारत के अंदर सत्याग्रह हो रहा था, ये सत्याग्रह के अंदर हमको एक चीज़ देखने को मिल रही थी बहुत प्रोमिनेंटली, वो है मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो था ये सबसे मिनिमम था साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये मुस्लिम पार्टिसिपेशन मिनिमम क्यों था? वाई इट वॉज सो मिनिमम साहब? क्यों मुसलमान बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था? क्यों मुसलमान के हितों की बात नहीं की जा रही है? क्यों मुसलमान को ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, ये कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बेसिकली क्या कहते हैं, हिंदुओं को ही फेवर करती है और हमको फेवर नहीं करती है? तो होता यह है कि जब बेसिकली यहाँ पे सीडीएम की शुरुआत हुई, आपके यहाँ पे मार्च 1930 से लेके हम लोग बात करेंगे दिसंबर 1930 तक,
इस पीरियड के दौरान भी हमको पता चलता है कि पूरे भारत के अंदर ऑल इंडिया मूवमेंट हुआ। ये ऑल इंडिया मूवमेंट के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन हमको नहीं दिखता है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन बेसिकली क्यों मिनिमम था साहब, वाई द मिनिमम मुस्लिम पार्टिसिपेशन वॉज देयर, क्योंकि हमको पता यही दिख रहा है नेशनल मूवमेंट के अंदर कि मुसलमानों का विश्वास जीतने में कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई थी। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, द कांग्रेस वॉज नॉट एबल टू विन दी, आई वुड से, द कॉन्फिडेंस ऑफ द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम समाज की जो मांग थी, मुस्लिम समाज का जो विचार था, वो नहीं जीत पा रही थी साहब, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा आप देखोगे तो कांग्रेस तो फेल हो रही थी और मुस्लिम लीग जो है एक वो मसीहा बन के आ गई है। मुस्लिम लीग हैज बिकम अ मसीहा फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन। और मुस्लिम लीग बेसिकली इनको कह रही है कि देखो हम तुम्हारे पालनहारे हैं, हम तुम्हारे तारणहार हैं, हम तुमको आगे लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो कोई भी चीज़ के ऊपर साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस कंडीशंस जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका सोशल बेस की बात करेंगे। और सोशल बेस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि आपके यहाँ पे जो माइनॉरिटी थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी आपसे अलग रहती है, और मुस्लिम माइनॉरिटी जब आपसे अलग रहेगी तो आपका सोशल बेस वीक हो जाएगा, आपका सोशल बेस एक्सपांड नहीं हो पाएगा। ऊपर से इस दौरान राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, और भी राजकीय पक्ष वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। उन सब चीज़ों के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो जिस हिसाब से चलना चाहिए, जहाँ मुसलमानों का जो बेसिकली योगदान होना चाहिए, वो नहीं उभर के आ रहा था, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वर आल्सो लूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी मैंने आपको यही पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया साहब, ठीक है ना। मैं आपको यही अभी डिस्कस करा रहा था कि वाई दी मुस्लिम पॉपुलेशन, आप समझने की कोशिश करिए, वाई दी माइनॉरिटी मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साहब, ठीक है। वाई दे वर ल्यूकवार्म साहब, तो उसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको बता दी साहब। अलीगढ़ की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुसलमानों को 1909 के अंदर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स को दिया जाना, जहां मुसलमानों की सीट्स और मुसलमानों के लिए वोटर्स भी रिफर हो गए। और उसके बाद आप देखोगे तो वहां की सरकार जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलने की शुरुआत करती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बेसिकली कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग के साथ किया, उसके थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर मिलेगा। पर 1924 तक आते आते मुस्लिम लीडर्स अपने आप को अलग महसूस करते हैं, बहुत सारे राइट्स हो रहे थे। मुस्लिम लीग ने बेसिकली इनफैक्ट यहाँ पे ब्लेम कांग्रेस को किया कि देखो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और ये दंगों के पीछे कांग्रेस ही जिम्मेदार है। 1928 में एंटी साइमन मूवमेंट में मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत साथ में आती है, नेहरू कमेटी के सदस्य भी बनेगी, पर जिन्ना को नेहरू कमेटी के रिपोर्ट्स पसंद नहीं आए और इसके कारण जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स देते हुए लोगों को कहा कि हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। मुसलमानों ने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, हम अपनी अलग से ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी लेके बैठे हुए हैं। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस कि जब यहाँ पे इतने बड़े आंदोलन हुए, कहीं पे भी हमको पता चलता है कि मुसलमानों का योगदान नहीं होता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो लेट अस गो बैक टू द स्लाइड्स। मैं आपको वापस यहाँ से फिर से रिवाइज कराऊंगा, ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या चीजें चल रही है साहब, ठीक है। सो देयर वर सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया व्हिच वर ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब है बहुत ठंडे थे। क्यों ठंडे थे? क्योंकि उनको पता चल रहा था कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। गांधी जी बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाने की बात कर रहे हैं साहब, हमको हमारे अधिकार चाहिए, वो तो हमको मिल नहीं रही है, वी आर नॉट एबल टू गेट अवर राइट साहब, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो ये रीजन आपके इसके अंदर से उभर के आया साहब, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा हमको पता चलता है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब हुआ तो उसके बाद मुसलमान काफी एलियनेट हो गए थे। एलियनेट का मतलब क्या है कि मुसलमान बेसिकली काफी अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। अब देखो अलग क्यों महसूस कर रहे थे, है ना। तो देखो 1916 के अंदर जब लखनऊ होता है, ये लखनऊ के अंदर हमने आपको वीकनेसेस बताई थी कि इसमें दो पार्टी के बीच में पैक्ट हुई थी साहब, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट होती है। ये पैक्ट जो हुई है इसमें दो राजकीय पक्षों के बीच में थी, ना कि प्रजा के बीच में हुई थी साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो 1920s के बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे उस समय के दौरान काफी सारे राजकीय पक्षों के साथ अपने अपने है ना क्या कहते हैं कि रिलेशन बढ़ाते, उनका अलायंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब 1920s के बाद बेसिकली हिंदू महासभा नाम का पक्ष भी उभर के आया था। ये हिंदू महासभा उस टाइम के अंदर भी बेसिकली कह रहा था कि हमको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करवानी है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो 1920s की बात है, बेसिकली कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे, दे वर विजिबली एसोसिएटेड विद द पार्टी लाइक हिंदू महासभा।
इनफैक्ट ये कांग्रेस के लीडर्स जब हिंदू महासभा जैसी बॉडी के साथ जब जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे मुसलमानों को लग रहा था कि कांग्रेस हमारी पार्टी है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो कांग्रेस के ऊपर हर एक लोगों ने शंका की, कांग्रेस के ऊपर हर एक लोगों ने शंका की कि ये हमारा नहीं है साहब। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके किसान है, गरीब किसान है, वो तो नाराज थे, जमींदार भी नाराज थे, बिजनेस क्लास भी नाराज था, वर्कर्स भी नाराज है, डिप्रेस क्लास भी नाराज है साहब। माइनॉरिटी को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो अमीरों की पार्टी है, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि इसके संबंध भी हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काफी अच्छे चल रहे हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब कंडीशन के अंदर हमको पता चला कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे। 1920 तक का समय आता आता है, 1920s का जब पीरियड आया, इस पीरियड के दौरान बहुत कंटिन्यूसली राइट्स हुए हैं साहब, पूरे भारत के अंदर राइट्स हुए। एक कोना ऐसा नहीं है जहां राइट्स, जैसे मोपला राइट्स आपको पता होगा, जहां हिंदू मुस्लिम के राइट्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेसिकली हिंदू कम्युनिटी के लोगों को स्लॉटर भी किया गया था। खैर पीजेंट मूवमेंट था, पर वहां पे स्लॉटरिंग इनफैक्ट बहुत बड़ी मात्रा में चलती है। पर ये राइट्स के कारण होता क्या था, आप समझने की कोशिश करिए। दोनों ग्रुप से अपने आप को असर्ट कर रहे थे, हिंदूज अपने आप को असर्ट कर रहे थे, मुस्लिम्स अपने आप को असर्ट कर रहे थे। घुमा फिरा के आप समझने की कोशिश करोगे तो जो मुसलमानों के रिलीजियस प्रोसेशंस है, हिंदुओं के रिलीजियस प्रोसेशन है, दोनों बेसिकली एट टाइम्स आप देखोगे तो कभी कभी सेंसिटिव एरिया से जब आपका कोई प्रोसेशन चल रहा है, वहां पे दंगा भड़क गया, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो गया साहब, है ना। तो सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। वर्स होने का मतलब ये है कि हर छोटी छोटी मैटर्स के अंदर इनके बीच में पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे थे। और पॉलिटिकल पार्टी तो बैठी हुई है साहब, मुस्लिम लीग जैसी पार्टी जो थी वो तो इसी के लिए बनी थी कि हम मुसलमानों के हितों की रक्षा कर पाए, हम मुस्लिम का बेसिकली जो आइडेंटिटी है वो और स्ट्रॉन्ग कर पाए साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऑल दिस सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, वो मेनली आप देखोगे तो मुस्लिम लीग के लिए काफी फायदेकारक थी। मुस्लिम लीग को इससे काफी एडवांटेज भी था, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था इससे हमारा ही वोट बैंक स्ट्रांग होगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एट टाइम्स बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनल क्लैशेस हुए साहब, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं इस पीरियड के दौरान साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो देयर वाज सो मच ऑफ राइट्स, कम्युनल क्लैशेस, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम इश्यूज होते हैं, सिचुएशन वर्स की वर्स हो रही है साहब। और जितने राइट हो गए बेसिकली इसके कारण ये दो समुदायों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बेसिकली आप देखोगे तो इश्यू और स्ट्रांग हो गए, इश्यू और यहाँ पे मजबूत होंगे साहब, ठीक है। एवरी राइट डिपेंड द टू कम्युनिटी साहब, है ना। हर एक जितने बार दंगे होंगे उतनी बार आपकी दो कम्युनिटीज के बीच में इश्यूज क्रिएट होंगे और आपकी, है ना, वायलेंस की कंडीशन और बढ़ जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है साहब, जितने राइटिंग हुए, जितनी सारी घटनाएं हुई, उसके कारण बेसिकली हिंदू मुसलमानों के बीच में काफी सारे इश्यूज और बढ़ जाएंगे साहब। खैर 1927 के अंदर मैंने आपको बताया कि जब बेसिकली साइमन की भारत के अंदर एंट्री हो रही है और भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों की बेसिकली जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, उनकी दो लीडर से इन्होंने एक रीनेगोशिएट की अलायंस को और कहा कि हम लोग हमारे डिफरेंस को भूल के आगे देखने की कोशिश करेंगे और हम लोग आगे इसके ऊपर बात करेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसके लिए एनसीईआरटी कहता भी है, क्या कहता है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस इन 1927। इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड साहब। इनको लग रहा था कि हम लोग फिर से एक हो सकते हैं, और ये हुए भी सही। मैंने कहा बताया कहाँ पे इकट्ठे हुए थे साहब, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नेहरू कमेटी का जब रिपोर्ट बन के आया, ये नेहरू रिपोर्ट के अंदर बेसिकली नेहरू कमेटी के अंदर जो सदस्य बैठे हुए थे उसमें हिंदू, मुसलमान, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, हर एक लोग हुआ करते थे। There were many people belonging to different community, class and clans who were part and parcel of this whole movement and they were ready to talk as well, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं था कि बात नहीं हो रही थी, पर इशू यहाँ पे यही हो रहा है कि इन लोगों के बीच में यूनिटी कब तक चल पाती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो नेहरू कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट तैयार किया तो मुस्लिम लीग इससे खफा हो जाती है, क्योंकि उनको पता चला कि हमारी कोई डिमांड इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। घुमा फिरा के एक प्रश्न चल रहा था, वो था क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरे भारत के अंदर उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। They wanted 1/3 representation all over the country. मतलब 33% of the population या 33% of the seats in the Central Assembly should be reserved for the Muslims. दूसरा उन्होंने ये कहा कि जहां जहां हम लोग मेजोरिटी में हैं वहां पे एज पर मेजोरिटी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब पंजाब हो गया या सिंध हो गया या बंगाल हो गया, जहां पे मुसलमान बहुल इलाके ज्यादा है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां हमारा प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होना चाहिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो पूरे भारत में से 1/3 होगा और जहां जहां बेसिकली मेजोरिटी में है वहां पे हमारा और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसको लेके इशू क्या हो रहा था कि नेहरू कमेटी के लोग तो नाराज हो गए थे, जिन्ना उससे अलग हो गए, एंड दिस क्रिएटेड वन मोर इश्यूज साहब एट दैट टाइम, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट हमको पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना
जो मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के लीडर बेसिकली उन्होंने कहा कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ देते हैं, अगर मुसलमानों के लिए जो रिजर्व सीट्स थी वो एज पर दी प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन हम लोग को मिल जानी चाहिए, और 1/3 सीट्स जो है वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, दैट शुड बी गिवन इन दिस सेंट्रल असेंबली साहब। सेंट्रल असेंबली में 1/3 मतलब अगर आपकी जो संसद है उसमें से एक तृतीयांश मतलब 1/3 सीट जो है बेसिकली खाली और खाली मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। और बंगाल और पंजाब करके जो स्टेट है वहाँ इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन, प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि अगर मुसलमान की टोटल पॉपुलेशन 60% है बंगाल के अंदर, से फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि पंजाब के अंदर, आज का पंजाब नहीं तब का पंजाब, क्योंकि उस टाइम पे तो पार्टीशन के पहले का पंजाब हुआ करता था तो बड़ा पंजाब था, है ना। पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब आया हुआ है, हमारे यहाँ पे ईस्ट पंजाब है साहब, ठीक है ना। आज जो हम लोग पंजाब देखते हैं दैट इज नोन एज ईस्ट पंजाब, और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है दैट इज नोन एज वेस्ट पंजाब साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई देखो हमारा तो डिमांड है, हम लोग का तो पास राइट्स है, हम तो मांगते हैं कि इतना तो हमको मिलना ही चाहिए इन प्रपोर्शन टू आवर पॉपुलेशन, वी शुड बी गिवन द रिप्रेजेंटेशन साहब। अब प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि अगर पंजाब के अंदर 60% पॉपुलेशन मुसलमानों की है साहब, 60% मुस्लिम्स है, तो उनके लिए 60% सीट्स भी रिजर्व करनी होगी। अरे भाई ये कहाँ का लॉजिक है साहब, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसके लिए हमको रिजर्वेशन दे दो, ये तो उल्टी बात हो गई साहब। ये तो है ना, आप बोल रहे हो कि मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करी है और ये आप बोल रहे हो कि मेजोरिटी को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो। अरे भाई रिजर्वेशन माइनॉरिटी को मिलता है, रिजर्वेशन उनको मिलता है जो वीकर सेक्शंस है, रिजर्वेशन उनको मिलता है जो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि संख्या उनकी ज़्यादा नहीं है, या जिन लोग के साथ बेसिकली क्या कह सकते हैं हम लोग काइंड ऑफ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साहब। आप तो ऑलरेडी मेजोरिटी हो और वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो जिन्ना जो मुस्लिम लीग का लीडर था, जिन्ना बेसिकली कहता है कि देखो मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रोवाइडेड आप मुझे ये दे दो साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, ये सिचुएशन के कारण कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत उभर के आया। अब उसमें भी इनफैक्ट 1928 के अंदर नेहरू कमेटी बनती है। ये नेहरू कमेटी ने बेसिकली एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर 1928 के अंदर डिस्कशन के लिए सबको बुलाया और कहा कि देखिए कि हम कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर फ्यूचर की राज्य व्यवस्था कुछ ऐसी होगी जहां पे इनफैक्ट जो कॉमन इलेक्टोरेट्स है या जनरल इलेक्टोरेट्स है उसकी स्थापना की जाएगी, और बेसिकली ये जो जनरल इलेक्टोरेट्स है यहाँ पे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मेजोरिटी के अंदर है, तो उनको रिजर्वेशन देने की आवश्यकता क्या है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो कांग्रेस की जो पूरी की पूरी आइडिया था, जहां कांग्रेस ने कहा कि भाई आप तो ये सब राज्यों के अंदर ऑलरेडी मेजोरिटी के अंदर हो, पंजाब में, बंगाल में, वहां तो आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे आपको रिजर्वेशन देके क्या करोगे साहब, ठीक है। दूसरा ये है कि पूरे भारत के अंदर जो सेंट्रल असेंबली है, सेंट्रल असेंबली मतलब संसद तब की साहब, तो ये संसद के अंदर भी आप 1/3 रिप्रेजेंटेशन लेके क्या करोगे जबकि आपकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। आपकी पॉपुलेशन अगर होती है तो हम लोग थोड़ा बहुत आपको करा के भी दे सकते हैं साहब, ठीक है। तो ये ना जिन्ना की एक चाल थी और जिन्ना बेसिकली इसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हिंदू महासभा के लीडर थे एम आर जयकर जैसे लोग, जिन्होंने बेसिकली बहुत क्लियर कट कहा कि आप मुसलमानों को, खास करके मुस्लिम लीग जैसी कम्युनल पार्टी को इस प्रकार का बेसिकली आप रियायत नहीं दे सकते, क्योंकि आपने एक पार्टी को इस प्रकार कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर अपनी रियायत दे दी तो इसके कारण और हिंसा बढ़ने की शक्यता है और डिफरेंसेस भी बढ़ेंगे दो कम्युनिटीज के बीच में, एंड दिस विल क्रिएट मोर ऑफ द वेजिस, दो समाजों के बीच में, और घर्षण क्रिएट होगा और उसके कारण भविष्य के अंदर बहुत ही स्थिति विस्फोटक भी बन सकती है साहब, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि हु वाज एम आर जयकर फर्स्ट ऑफ ऑल साहब, ठीक है। एम आर जयकर एक्चुअली हिंदू महासभा के नेता हुआ करते थे। हिंदू महासभा की स्थापना ऐसे तो 1915 के दौर में होती है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, बट ये 1920s के बाद बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आई, खास करके 1924-25 का जो समय था उसके बाद हिंदू महासभा की अपनी चर्चा भी होती है, अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी यहाँ से उभर के आ जाएगी। खैर जो भी चीज़ें हैं, हमको पता चल रहा है कि यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के अंतर्गत हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुस्लिम लीग अब कभी भी कांग्रेस के साथ जाने के साथ कोई अवकाश में नहीं है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो मुस्लिम लीग का कहीं एक ही डर था, मुस्लिम लीग को एक ही चीज़ थी कि देखो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, कांग्रेस के साथ हम लोग डिस्कस करने बैठ रहे हैं, पर कांग्रेस को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये चलाना चाहते थे। अब ये तो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा नहीं साहब, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी, मुस्लिम लीग गिने चुने आपको जो मुस्लिम पॉपुलेशन के लीडर से या उनकी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में से थी साहब, समझे आप लोग, ठीक है। तो एंटी साइमन मूवमेंट में जब 1928 के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है,
जहां नेहरू कमेटी के रिपोर्ट का बहिष्कार करते हैं जिन्ना उसके बाद अपना अलग रास्ता बनाएंगे। और जिन्ना ने 1929 के अंदर, याद रखेगा 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट्स दिए। कौन से पॉइंट्स दिए साहब? ही गिव अप विद द 14 पॉइंट्स। अब देखो ये सब के सब 14 पॉइंट्स बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि यही 14 पॉइंट्स के आधार के ऊपर, बेस्ड ऑन दिस 14 पॉइंट्स, वी डू गेट एंड वी डू फाइंड कि भविष्य का पाकिस्तान का निर्माण होने की भी शुरुआत होगी साहब। समझे आप लोग? ठीक है। सो दिस विल क्रिएट द एम्फेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर साहब। ठीक है ना? क्योंकि यही 14 पॉइंट्स से जहां मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात की गई थी, यही 14 पॉइंट्स थे जहां मुसलमानों के लिए वीटो की बात की गई थी साहब, जो फ्यूचर के पाकिस्तान के आइडिया की तरफ लेके जा रहा था साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो जिन्ना 1929 से अलग हो गए। 1929 के अंदर जिन्ना लिटरली कांग्रेस से अपना छेड़ा फाड़ देंगे और कहेंगे कि भाई मैं अपना रास्ता करता हूं, तुम अपना रास्ता कर दो साहब, है ना? तो ये जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई साहब, जहां जिन्ना पूरी तरह से अपना एक नए रास्ता की तरफ लेके जा रहा है, जिन्ना कह रहे हैं कि भाई मुझे आप लोगों के साथ नहीं चलना, मैं अपना रास्ता कर दूंगा साहब। तो उसके बाद होगा ऐसा कि जब 1930 के अंदर, कब साहब? 1930 के अंदर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। व्हेन इन 1930 गांधी स्टार्टेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 के अंदर गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज। भारत के अंदर जब पूरे भारत में नमक का सत्याग्रह हो रहा था, तब मुस्लिम लीग ने बेसिकली मुसलमानों को कहा कि ये आपके लिए नहीं है, ये सत्याग्रह खाली हिंदुओं के लिए हो रहा है। ये सत्याग्रह और ये मूवमेंट है जहां पे हिंदू हेजेमनी, हिंदू पॉलिटिकल राइट्स एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है साहब। और ये जो सिचुएशन है, इसके कारण क्या हो रहा है? ऑलरेडी हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिफरेंसेस तो थे ही। ये कांग्रेस बेसिकली उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग नामक पार्टी जो थी वो और लोगों को भड़का रही है और वो लोग मोटिवेट कर रही है कि देखो साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो हुआ ये कि कांग्रेस ने सबको कहा कि आप आइए हमारे साथ आंदोलन में भाग लीजिए। पर जब आपके यहाँ पे डिस्ट्रस्ट होता है, आपके यहाँ पे सस्पिशन होता है, आप एक दूसरे को ऐसे वहम की नजर से देखते हो, शंका की नजर से देखते हो कि ये कितनी हद तक सही बोल रहा है, कितनी हद तक झूठ बोल रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको पता होगा शंका का, जो भी आप बोलते हो, वहम जिसे कहते हो या सस्पिशन जिसे कहते हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑनेस्टली साहब, सस्पिशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन साहब। आप कोई भी एक बार सस्पिशन कर दो, मतलब बात खत्म हो जाएगी। फिर है ना, सबके दिमाग में यही रहेगा कि हाँ ये कुछ चाल है साहब, ठीक है ना, इसकी कोई साजिश होगी। कभी कभी होता है ना, दिमाग के अंदर अपन भर जाता है। ब्रिटिश सरकार के ऊपर सस्पिशन करना बहुत लाजमी था, क्योंकि हमारे लोगों को पता था कि ब्रिटिशर्स हमको न्याय नहीं देंगे साहब। पर जब हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस तो पूरे इंडिया को बात कर रही है, पर मुसलमानों का जो लार्ज सेक्शन था वो कांग्रेस के साथ यूनिफाइड स्ट्रगल में ज्वाइंट ही नहीं हो पाया साहब। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से कन्वर्ट कराया था। उनको मुस्लिम लीग ने कहा था कि भाई तुम यहाँ ये मत करना, तुम इनके आंदोलन में मत जुड़ना, जुड़ोगे तो आखिर में तुम्हारा ही कटवा दिया जाएगा साहब, ठीक है, तुम्हारा ही पोपट हो जाएगा और फिर हमारी जो पॉलिटिकल डिमांड है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के जो सेक्शंस है उनको यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाती है, एक यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं हो पाएगी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर होता ये है, आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरे के पूरे भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक चीज़ बहुत क्लियर कट दिख के आ रही है कि मुस्लिम इनफैक्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जुड़ पाएंगे। इनफैक्ट देयर वर मेनी मुस्लिम लीडर्स एट दैट टाइम। बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, बौद्धिक लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी में कभी नहीं रुक पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो मेनली इनफैक्ट मुसलमानों को डरा रहे थे कि हमारा स्टेटस यहाँ पे माइनॉरिटी के रूप में रहेगा, हम कभी भी इनफैक्ट मेजोरिटी के रूप में उभर के नहीं आ पाएंगे और यहाँ पे हमारा शोषण होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? ये डर फैलाया गया, ये डर फैलाया गया साहब, है ना? मुसलमानों को डराया गया, मुसलमानों को बहकाया गया कि तुम्हारा अधिकार यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व यहाँ खत्म हो जाएगा, तुम्हारी संस्कृति यहाँ खत्म हो जाएगी। वेरएस नेहरू रिपोर्ट, ये सिलेबस के अंदर दिया नहीं है आपके ये चैप्टर के अंदर, पर आप नेहरू कमेटी का रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें नेहरू जी ने बहुत क्लियर कट कहा है कि माइनॉरिटी राइट्स आर द फंडामेंटल टू द नेहरू कमेटी एंड द नेहरू रिपोर्ट। वी विल मेक श्योर दैट विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री साहब। नेहरू कमेटी का रिपोर्ट कभी ध्यान से पढ़िएगा, ये तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर नेहरू समिति के रिपोर्ट में माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पहली बात उन्होंने कहा है।
उन्होंने कहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी होगा और इक्वालिटी की जो कंडीशन है वहां हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे साहब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान परिस्थिति में समान कानून को लागू कराएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि भेदभाव ना हो किसी के साथ, उसका ध्यान रखा जाएगा साहब, है ना। तो ये जो नेहरू कमेटी का रिपोर्ट बन के आया, ये जो नेहरू कमेटी का रिपोर्ट यहाँ बनवाया गया है, जो ये रिपोर्ट का आयाम क्या था, व्हाट वाज द आयाम साहब, उसमें माइनॉरिटी राइट्स को सिक्योर करने की बात की गई थी, पर मुस्लिम लीडर्स का खुद का पॉलिटिकल एम्बिशन था, मुस्लिम लीडर्स की खुद की राजकीय महत्वाकांक्षा थी। जिन्ना जैसे लीडर आएंगे आपको, सर अलामा इकबाल जैसे लोग दिखेंगे साहब, जो एक टाइम के ऊपर तो पहले सेक्युलर सयानी बातें करेंगे साहब, पर वही लोगों को जब आप लॉन्ग टर्म में पढ़ते हो, उनका लॉन्ग टर्म स्टडी करते हो, तो पता चलता है कि उन्होंने ही इस प्रकार का डर फैलाया साहब। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर हम भारत में रहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो हमारी कल्चर और हमारी आइडेंटिटी है वो हिंदुओं के अंदर सबमर्ज हो जाएगी, क्योंकि हिंदू इज अ डोमिनेंट कम्युनिटी इन दिस कंट्री, और इसके लिए हमको एक अलग देश की तरफ जाना चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब देखिए कि ये कल्चर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदू मेजोरिटी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, वेरस रियलिटी वो नहीं थी तब की रियलिटी और आज की रियलिटी भी इनफैक्ट सच्चाई यही है कि यहाँ ये देश की खासियत ही ये है कि यहाँ कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म का इंसान अपने हिसाब से जी सकता है साहब, और वो संविधान ने उसको अधिकार दिया हुआ है। ब्रिटिश काल के अंदर भी ऐसा कोई ऐसी प्रश्न नहीं था कि बेसिकली हिंदू मेजोरिटी वो डोमिनेट कर देगी। प्रॉब्लम ये था कि मुस्लिम लीडर्स के पास खुद के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे। ये मुस्लिम लीडर्स उस टाइम पे ऐसा सोच रहे थे कि देखिए, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो फ्यूचर का इंडिया जो होगा वो डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, फ्यूचर का इंडिया ऐसा भारत होगा जहां पे हमको एक चीज दिख रही है कि भारत के अंदर जब लोग सेक्युलर रूप से बेसिकली वोटिंग करेंगे तो हमारी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स चलेगी नहीं साहब। आज नहीं तो कल भारत तो आज़ाद होने ही वाला है। तो इनकी एम्बिशंस हुआ करती थी, ये जो मुस्लिम नेता थे उनकी एम्बिशंस हुआ करती थी, और इनमें से ज़्यादातर एम्बिशंस अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी साहब। ये राजकीय रूप से इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, जहां इनको लग रहा था कि हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, जहां हम लोग पावर को कैप्चर कर सकते हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये एम्बिशंस के कारण ही ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है बेसिकली उसको डाइवर्ट करने का काम ये लोग करेंगे। दिस पीपल विल बी डूइंग टू डाइवर्ट दिस आइडिया ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ उभर के आया, जहां मुस्लिम लीडर्स इंटेलेक्चुअल्स जो है उन लोग ने बेसिकली अपनी पॉलिटिकल गेम खेली। 1930 तक आते आते जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ। मुस्लिम लीडर्स इसके बाद अपनी अलग ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की शुरुआत करेंगे साहब। जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे, एनसीईआरटी के अंदर आपको अलामा इकबाल का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कैन यू सी ओवर हियर, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, उसको एक एक करके हम लोग थोड़ा हाईलाइट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है साहब। ठीक है, लिखते हैं कि सर अलामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल साहब is the president of Muslim League reiterated the importance of separate electorates for the Muslims साहब, है ना। 1930 के अंदर जब भारत में सविनय कानून भंग हो रहा था साहब, भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था साहब। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, जहां बोल रहे हैं कि हमको पूरे भारत के लोगों के साथ चलना है। ये लोग इनफैक्ट अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुस्लिम लीग इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन पॉलिटिक्स साहब। और ये क्या कहते हैं, वी वांट टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अरे भाई, तुम सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके क्या करोगे साहब। ठीक है ना, तुम्हें इसके ऊपर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करनी है, तुम्हें इसके ऊपर कम्युनल पॉलिटिक्स करनी है। इसके लिए आपने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का गुणगान गाया था और बताया कि देखो मुसलमानों के लिए अलग राजकीय रूप से आप सत्ता दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एज एन इंपॉर्टेंट सेफगार्ड फॉर द माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट साहब, His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in the subsequent years. This is what he said. अब आप समझने की कोशिश करोगे साहब, है ना। ये मोहम्मद इकबाल की जो स्पीच है साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच है, क्योंकि यही स्पीच के आधार के ऊपर फ्यूचर के अंदर आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांग होगा साहब। ये स्पीच के द्वारा ही उन्होंने ये बताया, लोगों को रीट्रेट कराया कि देखो माइनॉरिटी के राजकीय इंटरेस्ट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बेसिस के ऊपर फ्यूचर के अंदर एग्जैक्टली 1939 की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखेगा साहब। ठीक है, 1939 और 1940 तक आते आते ऑफिशियली बेसिकली हमको पता चलता है कि 23 मार्च के दिन इनफैक्ट लाहौर के अंदर कांग्रेस की मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई। और लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग की जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे ही बेसिकली एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस की प्रस्ताव पास किया गया था
यही मुस्लिम मेजोरिटी का प्रोविंस का प्रस्ताव लेटर ऑन पाकिस्तान के रूप में कंक्लूड होगा जब 1947 के अंदर बंटवारा होगा साहब, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन देखिए कि मुस्लिम लीग किस तरह से गेम खेल रही है। जब पूरा भारत इनफैक्ट नमक सत्याग्रह कर रहा है, भारत के लोग लाठी खा रहे हैं, भारत के कोने कोने के अंदर आंदोलन की ज्वाला प्रकट हो चुकी है, भारत के अंदर स्त्रियां बाहर आ रही है साहब, है ना, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, और किसान आंदोलन कर रहा है, जमींदार भी थोड़े समय तक नो रेवेन्यू कैंपेन चला रहा है, वहां मुस्लिम लीग अपना गुणगान गा रही है, कह रही है कि नहीं 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 हमको ये चाहिए साहब, गेड़ी पॉइंट है ना। तो मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं आप सुनिएगा, ये कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे करते हैं साहब, किस तरह से सांप्रदायिकवाद की बात करेंगे। ये कहते हैं कि आई हैव नो हेजिटेशन इन डिक्लेयरिंग दैट इफ द प्रिंसिपल दैट द इंडियन मुस्लिम इज एंटाइटल्ड टू फ्री एंड full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of permanent communal settlement, he will be ready to stake all his for the freedom of India साहब, getting my point or not। ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है, मुझे कोई ऐसी अचरज नहीं हो रही है कि अगर बेसिकली ये सिद्धांत के ऊपर जहां भारत का मुस्लिम भविष्य के अंदर फुल एंड फ्री डेवलपमेंट कर पाए अपने कल्चर को लेके, अपनी संस्कृति को लेके भारत के अंदर ही, और बेसिकली जिसके आधार के ऊपर उसको फ्यूचर के अंदर परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए कि भाई उसकी कम्युनिटी सेफ है, वो पूरा का पूरा अपना तन मन धन भारत की आज़ादी के लिए लगा देगा साहब, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमको कम्युनल इलेक्टोरेट्स दे दो, हमको पूरी तरह से हमारे कल्चर को सिक्योर करने का राइट्स दे दो, हम अपने हिसाब से राजकीय मांग करते रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। ये कहते हैं द प्रिंसिपल दैट ईच ग्रुप इज एंटाइटल्ड टू फ्री डेवलपमेंट on its own lines is not inspired by any narrow feeling of communalism। ये क्या कहते हैं कि कोई एक विशेष संप्रदाय जो अपना अधिकार रखता है अपने विशेष संप्रदाय का विकास करने के लिए, वो कोई सांप्रदायिकता नहीं है साहब, वो कोई कम्युनलिज्म नहीं है। कम्युनलिज्म समझ में आता है ना आपको, सांप्रदायिकता कहते हैं जहां आप कहते हो कि हिंदुओं का इंटरेस्ट अलग है, मुसलमानों का इंटरेस्ट अलग है। ये कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो बेसिकली अपने हिसाब से यहाँ विचार कर रहा है कि वो अपने समाज का भला करने के लिए इनफैक्ट ये करेगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है साहब, ठीक है। ये कहते हैं कम्युनिटी विच इज इंस्पायर्ड बाय द फीलिंग ऑफ इट्स इल विल टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी इज लो एंड इग्नोरेबल साहब। ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी समाज जो दूसरों के लिए इल विल रखती है, मतलब खराब इच्छा रख रही है साहब, खराब हम लोग कह सकते हैं कि फीलिंग्स रख रही है, वो बहुत ही नीचे की कम्युनिटी है, वो इग्नोरेबल कम्युनिटी है साहब, उसको कोई जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि आई एंटरटेन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कस्टम्स, लॉज एंड द रिलीजन्स एंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर कम्युनिटीज। ये यहाँ तक कहते हैं कि मैं बाकी सारे समाजों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके रीत रिवाजों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ साहब, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ने इट इज माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान इवन टू डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इफ नीड बी। कहाँ तक कहते हैं साहब अलामा इकबाल? अलामा इकबाल कहते हैं कि इनफैक्ट मुझे कुरान के शिक्षण ऐसे दिए गए हैं जहाँ मुझे बोला गया है कि अगर मुझे किसी और गैर मुस्लिम की अपनी जो धर्म की जगह है उसको डिफेंड करने का जरूरत पड़ी तो मैं उनको डिफेंड भी करूंगा, जैसे मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया। वो कहते हैं कि येट आई लव द कम्युनल ग्रुप विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर विच हैज फॉर्म्ड मी what I am giving by its religion, its literature, its thought, its culture and thereby its whole past as a living operative factor in the present consciousness। इनफैक्ट ये वहां तक कहते हैं कि ये सब के बावजूद भी मैं जो कम्युनल ग्रुप से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसी के लिए ही जीता हूँ, उसी के कल्चर, उसी के लिटरेचर, उसी के ही विचार के ऊपर बेसिकली मेरा जन्म हुआ है और यही मेरी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है। मतलब घुमा फिरा के देखिए, अलामा इकबाल एक साइड के ऊपर थोड़ी सेक्युलर बात कर रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप देखोगे तो मोहम्मद इकबाल वहां तक कह रहे हैं कि देखो मेरी कॉन्शियसनेस मेरे धर्म, मेरे लिटरेचर, मेरे थॉट, मेरी कल्चर से आई है, जिसने मुझे ये बनाया है, तो मैं इसको कभी भी बेसिकली डिसरिगार्ड नहीं कर सकता हूँ साहब। इसका सिक्योरिटी, इसकी फ्यूचर के लिए मुझे अपना कदम तो उठाना ही पड़ेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। इसके लिए ये क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म इन इट्स हायर एस्पेक्ट देन इज इंडिस्पेंसिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनियस whole in a country like India. The units of Indian society are not territorial as the European countries. The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of the communal groups। क्या कहते हैं साहब कि यूरोप के अंदर बेसिकली जो देशों का निर्माण हुआ है, वो देशों का निर्माण कैसे हुआ है साहब, वो बेसिकली टेरिटरीज के रूप में हुए हैं। भारत के अंदर इनका मानना है कि भारत टेरिटरी के रूप में कभी नहीं उभर के आएगा जब तक ये कम्युनल ग्रुप्स को आप राइट्स ना दो। मतलब मुसलमान एक कम्युनिटी के रूप में अलग है, हिंदू एक कम्युनिटी के रूप में अलग है। ये वो नहीं कहते कि इंडिया इज वन कम्युनिटी, ये कहते हैं कि मुसलमान एक अलग कम्युनिटी है,
हिंदू एक अलग कम्युनिटी। और इसके लिए ये कहते हैं द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया, क्या कहते हैं, विद इन इंडिया इज परफेक्टली जस्टिफाइड। इसके लिए ये कहते हैं कि बिकॉज मुस्लिम आर अ डिफरेंट कम्युनिटी, because they have got a different separate identity, because their culture is different, their religion is different, that literature is different, that thought is different, that food is different साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनको भारत के अंदर ही एक दूसरा भारत मिलना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है साहब। अब आप देखिए कि ये क्या कम्युनलिज्म की बात कर रहा है कि नहीं करता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब पूरा सांप्रदायिकता की ही बात करेंगे, ये क्लियर कट इनडायरेक्टली आप समझने की कोशिश करोगे तो सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देने का ही इनफैक्ट ये पूरा का पूरा इनफैक्ट आइडिया है, क्योंकि ये कम्युनल पॉलिटिक्स के आधार के ऊपर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की डिमांड की तरफ ही लेके जा रहा है। दिस विल लीड टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इन फ्यूचर साहब, ये बहुत लाजमी बात है कि ये पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा साहब, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, द हिंदू थिंक्स दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म साहब, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द नेशन to a mean of a kind of a universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality। क्या कहते हैं साहब कि हिंदू लोगों को ये लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट में है, क्योंकि भारत के हिंदू लोग ये कहते हैं कि भारत एक कंट्री के रूप में बनेगा जहां बेसिकली आपके यहाँ पे कोई भी कम्युनल एंटिटी नहीं होगी, सब लोग अपनी एंटिटी को या अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राइवेट रखेंगे। आप हिंदू हो तो अपने घर में, आप मुसलमान हो तो अपने घर में साहब, आप सबसे पहले भारतीय हो तो उसमें गलत क्या था साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस वैरायटी, क्या कहते हैं कि भारत बहुत सारे जातियों से अलग अलग धर्म से बना हुआ लोग है, एंड एड टू दिस द जनरल इकोनॉमिक इंफीरियरिटी ऑफ मुस्लिम्स, कहते हैं कि मुसलमान आर्थिक रूप से भी बहुत ही निम्न है, उनके ऊपर बहुत ही उधार चढ़ा हुआ है, खास करके पंजाब में जहां मेजोरिटी के लोग बेसिकली उनके ऊपर काफ़ी सारा डोमिनेशन कर रहे हैं। इसके लिए कोई मतलब नहीं है कि इनको राइट्स ना दिया जाए, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिटेन होने चाहिए, इनको अधिकार मिलना चाहिए, और फ्यूचर के अंदर ये दो कम्युनिटी इनफैक्ट भविष्य के अंदर साथ में नहीं रह पाएगी, इसकी भी बात करते हैं साहब, है ना। तो आप देखने की कोशिश करिए कि कैसी कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी कि एक साइड के ऊपर इनफैक्ट मुस्लिम लीग के जो नेता है वो यहाँ पे इस प्रकार की कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। इनफैक्ट वो आपको ये बताएंगे कि देखिए कि हम लोग एक दो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, और ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ के नाते हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाएंगे, और हम लोग की जो कंडीशन है बेसिकली वो कभी भी साथ में रहने की शक्यता ही नहीं है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के आधार के ऊपर हमको एक चीज़ पता चल रही है कि मोहम्मद इकबाल का जो थॉट था वो पूरा कम्युनलिज्म से भरा हुआ था। उन्होंने ये चीज़ ग्रांटेड मान ली थी, और ये कहते हैं कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे। ये सच्चाई नहीं है, पर खैर उनका विचार ऐसा था साहब। 1930 के अंदर बेसिकली जब ये घटना बनी, उसके बाद पाकिस्तान का विचार बेसिकली बहुत ही मजबूत होता है साहब। ये वही अलामा इकबाल है जो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो आपको पता होगा कि इन्होंने बेसिकली जो अपना लिटरेचर लिखा था, ये लिटरेचर के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो लिखेंगे ही साहब, बट इसके आगे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये भी पता चलता है कि जो हाईलाइट करके ये बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये जहां हमारा साहब, ठीक है ना। तो उसके बाद ये लिखते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से है, पूरा वर्ल्ड हमारा है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो अलामा इकबाल का जो थॉट है, ये थॉट पूरा का पूरा कम्युनल आइडेंटिटी से भरा हुआ था। अलामा इकबाल के जो विचार थे उर्दू के अंदर पॉपुलर हुए साहब। उन्होंने पंजाबी जो प्रांत थे वहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि देखिए कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हम कभी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मेरा जो भी जन्म है, मेरा जो भी कर्म है, एक मुस्लिम के नाते मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, और हिंदुओं के साथ कभी भी साथ में नहीं रह पाऊंगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि यूपीएससी या एनसीईआरटी के अंदर आपको लिखा गया है कि डू यू एग्री विद द इकबाल्स आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म, क्या इकबाल के सांप्रदायिकता के विचार के साथ आप सहमत हो। इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम एक अलग आइडेंटिटी है, हिंदू एक अलग आइडेंटिटी है। क्या आपको लगता है कि ये कितनी हद तक उचित है, हाउ फार इट इज जस्टिफाइड। आई डू नॉट फाइंड इट इज जस्टिफाइड, आई डू नॉट सी दैट दिस इज कैन बी द राइट पॉइंट, बट खैर जो भी है बेसिकली ऐसे इकबाल जैसे लोग और पॉपुलर हुए, इनके विचार भी और प्रचलित होते हैं साहब नेशनल मूवमेंट के अंदर साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इसके कारण जो कम्युनलिज्म है और बढ़ेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो कम्युनलिज्म जो है इसके कारण और बढ़ता है। भारत की राज्य व्यवस्था की जब हम लोग बात करेंगे
तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें मुसलमानों का भागीदारी ना लेना, उसके पीछे का एक कारण आप समझने की कोशिश करोगे, वो है कम्युनलिज्म साहब। एंड 1930s के दौरान जब कम्युनलिज्म अपनी पीक के ऊपर रहता है, क्या होता है 1930 के दशक के दौरान जब कम्युनलिज्म अपनी पीक के ऊपर रहेगा, when communalism will be on its peak, so this will create more and more problem, this will create more and more impact, and this will lead to a situation where we do get कि इसके कारण मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे भाग नहीं देगी साहब, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, गांधी जी ने अपना प्रयत्न किया था, पर कम्युनल पॉलिटिक्स इसके बाद बहुत बढ़ जाती है। इसी का ही परिणाम था कि जब 1932 के अंदर साहब, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग विद द 1932 साहब, है ना, 1932 के आगे जब हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी 1931 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाएंगे साहब, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सेकेंड मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी मुस्लिम लीग इनफैक्ट अपना वीटो यूज़ करती है और मुस्लिम लीग कहती है कि हमको तो अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कांग्रेस कहती है कि भाई हम पूरे भारत की पार्टी है, हम खाली एक हिंदू और मुसलमान के लिए बात नहीं करते हैं, हम भारत के अलग अलग समाजों के बीच में भी बात करते हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो विन दिस कंडीशंस 1931 तक आते आते यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पॉलिटिकल खाई भी बढ़ गई। दूसरी साइड के ऊपर हम देखेंगे तो जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है वो भी और मजबूत हुआ, और इस तरह से 1906 से मुस्लिम लीग की स्थापना, ये मुस्लिम लीग धीरे 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 सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तरफ आगे जाना, उसके बाद लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इकट्ठा होना कुछ नहीं हुआ, एक बड़े आंदोलन में लोग इकट्ठे हैं जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, उसकी भी हवा निकाल दी जाती है। आखिर में साइमन कमीशन के दौरान भी इनफैक्ट ये लोग इकट्ठे हो सकते थे, पर तब तक राइटिंग बहुत हो गया था, कांग्रेस को एक कास्ट हिंदू पार्टी के रूप में कंसीडर किया गया था। जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स दे देते हैं 1929 के अंदर, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब अलामा इकबाल की बात करेंगे तो अलामा इकबाल भी इनफैक्ट यहाँ मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। जो अलामा इकबाल कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते, ये दोनों के दोनों अलग अलग कम्युनल ग्रुपिंग है। इंडिया की स्थापना यूरोप के तौर के ऊपर टेरिटरीज के रूप में नहीं हुई है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट वेराइटीज एंड रिलीजन, इन सबको अपना पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने का अधिकार है। तो इस तरह से इनफैक्ट मुसलमान अपना राइट्स एक्सरसाइज करते हुए अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है साहब, ठीक है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। और इनफैक्ट इसी के कारण जब पार्टीशन भी हुआ तो ऐसे बहुत सारे भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने डिसाइड किया कि इट्स नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान, दिस इज अवर लैंड, दिस इज अवर कर्म भूमि, दिस इज अवर जन्म भूमि, वी विल बी स्टेइंग ओवर हियर ओनली। खैर ये बात अलग थी कि कुछ लोग इनफैक्ट यहाँ से माइग्रेट भी किए, पार्टीशन हुआ, बंटवारा होता है, राइट्स भी हुए, हिंसा भी हुए, और इसके कारण कम्युनल पॉलिटिक्स और स्ट्रांग हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कम्युनलिज्म कैसे चला उसको अभी नहीं पढ़ते हैं, पर खाली हम लोग आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टॉप करवाते हैं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं जब आपको मिलूंगा तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, साथों साथ आपको डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसके अंतर्गत एक टॉपिक हमारा जो बाकी रह गया है साहब, द लास्ट टॉपिक दैट इज बीइंग लेफ्ट ओवर, वो है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कलेक्टिव बिलोंगिंग से कैसे डेवलप होती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। इंडियन नेशनलिज्म कैसे उभर के आया, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कैसे बन के आई साहब, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फाइनली ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट मदर इंडिया, विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द ब्रिटिश सॉ इंडिया एज अ होल, और इसके साथ साथ इसमें पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा। चलिए साहब, ठीक है, आज का सेशन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लेट मी कंक्लूड द सेशन टुडे। हम लोग बाकी का जो सेशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, and please do join us on the Unacademy Summit 2.0, जहां मेरा क्लास है 3 बजे। आई हैव गॉट अ क्लास ऑन 20th February 3 PM साहब, Unacademy Summit 2.0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिखेगी, मैं और आरती छावरी मैम, हम दोनों इनफैक्ट साथ में लेके आपके जॉइंट सेशन लेने वाले हैं। वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 हिस्ट्री कैसे करना है। इसके अंदर और भी एजुकेटर्स के आपके सेशन रहेंगे, आप इन सब को अटेंड कर पाओगे। यू विल बी एबल टू अटेंड द सेशन ऑफ ऑल द एमिनेंट एक्सपर्ट्स एंड द पब्लिक स्पीकर्स, एंड दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ यू एज वेल। खैर हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फाइंड इट। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए। इनफैक्ट अनअकैडमी प्लस के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, ये डिस्काउंट कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, 10% ऑफ मिलेगा। इनफैक्ट ये कोड आपको हमेशा याद रखना है, PN लाइव।
ये PN लाइव आपको मदद करेगा इन योर सब्सक्रिप्शन, ऑल्सो इन दी फ्री क्लासेस जो आप अनअकैडमी के ऊपर ले सकते हो बाय डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.